हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ द हिंदू के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो आर्टिकल है आपका वो है डॉल्फिन फिशर्स किनशिप इन अष्टाईमुडी लेक। मतलब किनशिप से मतलब इनका बताने का है कि किस तरह से डॉल्फिन्स और उनके जो फिशर्स हैं, फिशर्स की किस तरह से वो हेल्प कर रही है। अष्टाईमुडी लेक की ये स्टडी है, ठीक है। स्टडी में इन्होंने बताया है कि मतलब सबसे पहले देखिए कि जो ये डॉल्फिन्स हैं इनको बोला है सोसा प्लम्बिया करके, इनका साइंटिफिक नेम हो गया। स्कूल्स ऑफ फिश को किस तरह से ड्राइव करती है कोस्ट लाइन की तरफ, जहाँ पे फार्मर्स उनको एकदम नेट डाल के उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये एक रेयर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बताया गया है अष्टाईमुडी लेक का, ओके। और ये कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का, ठीक है। और ये 2028 तक स्टडी किया जाएगा। मैकेनिज्म ड्राइविंग कॉपरेशन बिटवीन वाइल्ड डॉल्फिन्स एंड ट्रेडिशनल फिशर्स। ये पूरा आर्टिकल में सिर्फ इतनी सी बात है, ओके। तो अब हम देखेंगे अष्टाईमुडी लेक के बारे में। अष्टाईमुडी लेक आपकी एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट केरला की लेक है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट अष्टाईमुडी। नंबर फर्स्ट जो लार्जेस्ट है वो आपकी वेम्बनाड लेक है। वेम्बनाड कयाल उसे कहते हैं, कयल्स। ये बैक वाटर्स होते हैं, ब्रैकिश वाटर लगून्स के, जो मतलब कोस्ट एरिया से बाहर की तरफ जो लगून बन जाती है तो उन्हें बैक वाटर्स कहते हैं, कयाल, ओके। और अष्टाईमुडी लेक एक तरह से आपकी फ्रेश वाटर लेक भी कंसीडर की जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम इसे ब्रैकिश वाटर लेक भी कहते हैं, अगर ये थोड़ा ये गेटवे टू बैक वाटर्स है, ओके। और उसके बाद है कि ये 2002 में आपकी रामसर साइट भी डेजिग्नेट कर दी गई थी, ओके। क्वायर इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है वेमनाड आपकी, ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स है वेमनाड लेक के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेकंड आर्टिकल, ओके सॉरी, डॉल्फिन्स के बारे में भी कुछ आर्टिकल्स है। डॉल्फिन्स जो होती है इम्पोर्टेंट हमारी गेंजेटिक वाटर डॉल्फिन है, ठीक है। उसकी कुछ खास बातें ये है कि वो एक तरह से ब्लाइंड होती है क्योंकि उसमें लेंस सब्सेंट होता है, तो उसे वाइल्ड कंसिडर करते हैं, ओके। आई लेंस उनमें नहीं होता है। और वे सुनार से अल्ट्रासोनिक साउंड से अपने प्रे को कैच करने में वो करती है। आई यू सी एन स्टेटस उनका एंडेंजर्ड है, ओके। और उसके बाद साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, ओके। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वो शेड्यूल 1 में है, ओके। और गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर वहाँ पे मेन पाई जाती है क्योंकि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को ये रिप्रेजेंट करती है। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल, मतलब नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है ये, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। ये आर्टिकल है हमारा, आसाम के सीएम ने इंक की है डील विद ब्रिटिश म्यूजियम। अब ये ब्रिटिश म्यूजियम में वृंदावनी वस्त्रा, ये न्यूज़ में है वृंदावनी वस्त्रा। अब वृंदावनी वस्त्रा के बारे में हम देखेंगे कि ये जो है ये एक मोटिव रिच सिल्क टेक्सटाइल है। 15th और 16th सेंचुरी में ये न्यू वैष्णव जो सेंट थे रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरदेवा, अब शंकरदेवा के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हुआ था कि 17th 18th सेंचुरी में ये जो ये था सिल्क टेक्सटाइल, ये पहुंचा था आपका तिब्बत, और वहाँ से ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स उसे वहाँ से अपने ब्रिटिश म्यूज़ियम में ले गए, ओके। और उसके बाद जो है कि इसमें ऐसा है कि ये मतलब इसमें जो बताई गई है चीज़ें वो है आपका लाइफ ऑफ कृष्णा, उनके इवेंट्स है, लाइफ इवेंट्स उनको इसमें डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। और ये हिस्टोरिक ट्रेजर कंसिडर किया जा रहा है एक तरह से। आसाम की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का इसमें काफ़ी वो चीज़ें मिलेगी क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक हमने बुक्स में और ऑनलाइन मीडिया में इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। अब आसाम जो एग्जिबिट करेगा दिल्ली और मुंबई में, ठीक है। ब्रिटिश म्यूज़ियम इसे दे रहा है कम से कम 18 मंथ्स के लिए, अगर स्टेट बिल्ड कर पाता है कोई म्यूज़ियम टू इट्स स्टैंडर्ड्स, तो एक खुशी की बात है हमारी कंट्री के लिए और पर्टिकुलरली आसाम स्टेट के लिए। अब शंकर देवा के बारे में हम देखेंगे तो शंकर देवा एक हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है। सतरिया डांस ऑफ जो है आसाम का वो क्लासिकल डांस है, वो भी मतलब एक तरह से शंकर देवा से ही रिलेट करते हैं हम उसको, ओके। तो ये रिफॉर्मर थे, तो इन्होंने आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, ये भक्ति मूवमेंट के एक सेंट खाए जाते हैं और वैष्णव सेंट थे आसाम वाली साइड से। और दूसरी बात है कि वृंदावनी जो वस्त्र है इसके रिगार्डिंग जो है कि इसको इससे भी रिलेटेड कहा जाता है शंकर देव को, और ये कोच किंग नर नारायण आसाम उनके टाइम में ये कमीशन हुआ था एक तरह से, ओके।
और हमें बता दिया कि इसमें जो है ये ड्राइंग्स वगैरह ये कृष्णास की लाइफ के सीन्स है उनको डिपेक्ट, और अदर माइथोलॉजिकल फिगर्स भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था आर्टिकल में। अब आ जाओ आगे। ये थोड़ा साइंटिफिक जैसा आर्टिकल है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, एक स्टडी हुई है, जर्मन पेडियाट्रिक सर्जन जो है, बच्चों के डॉक्टर विनफ्रेड बार्थलेन, इन्होंने क्लाउन से रिलेटेड एक स्टडी की। जब क्लाउन इंटरेक्ट कर रहे थे इन बच्चों के साथ जो एक सर्जरी के लिए अवेट कर रहे थे बाहर, तो उन्होंने देखा कि उनकी टेंशन काफ़ी कम हुई उस हैप्पी सेशन में। तो उनके स्लाइवा के सैंपल जब बच्चों के लिए गए तो उसमें पाया गया कि ऑक्सीटोसिन का लेवल काफ़ी हाई हुआ है, ठीक है। एक तो बात यह है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हुआ, और दूसरा आपका एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का लेवल डाउन हुआ। तो हम देखेंगे कि जो आपका ये ऑक्सीटोसिन है, ये आपका बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं इसे। जब सोशल बॉन्डिंग में आदमी होता है या फिजिकल टच में, तो ये रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन पर्टिकुलर, वहाँ से ये रिलीज़ होता है, ठीक है। इससे हमें फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड सिग्नल, मतलब ये सिग्नल करता है कि हम उस आदमी में जिससे हम इंटरेक्ट करते हुए ये चीज़ रिलीज़ हो रही है, ये वाला हार्मोन, तो मतलब हम उसमें ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक सेफ एनवायरनमेंट फील कर रहे हैं उसके साथ। तो ये जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस है, ये हमारे इमोशनल वेलबींग को एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस में खासकर। और दूसरी चीज़ ये देखी गई कि जब ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का लेवल डाउन हुआ, ठीक है, जब वो लोग हंसे, वो बच्चे हंसते हैं, तो फिर ये एक तरह से जो आपके ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल्स हैं, इन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। अब आर्टिकल में बताया है कि एड्रेनलिन का जो रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है, लेकिन कोर्टिसोल का स्लो होता है रिस्पॉन्स, ओके। अब क्या होता है, एड्रेनलिन जो है आपका, इसका रैपिड रिस्पॉन्स में क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड शुगर लेवल, ये चीज़ें, और माइल्ड सोशल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है, ठीक है। और देखिए, जब हम कभी किसी अनफेमिलियर फेसेस से मिलते हैं, तो ये क्विकली डीएक्टिवेट होता है, मतलब हमें एक तरह से अच्छा फील होता है जब ये लोअर होगा एड्रेनलिन, ठीक है। और जैसे कि इन्होंने एक और पेट स्कैन की बात हुई है यहाँ पे, कि फ्रेंड्स वॉचिंग कॉमेडी, तो उनका पेट स्कैन किया गया, उनकी पूरी जो सोशल गैदरिंग था उसका, 2017 की फिनलैंड की स्टडी है ये। तो उसमें देखा कि एंडोजीनस ओपोइड्स आर रिलीज इन थैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो एक तरह से उनमें इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन, एनल्जेसिक रिलीज हुए जो पेन किलर होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें काम, मतलब काम रहने में हमें हेल्प मिलती है। एनल्जेसिक्स का काम ही होता है ना आपका पेन रिलीफर, ओके। तो ये हो गया इस आर्टिकल में, ठीक है। और ये जो रिड्यूस स्ट्रेस करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम का भी काम करते हैं ये हॉर्मोन्स, ठीक है। फिर आगे इन्होंने चिंपैंजीज की बात बताई है कि चिंपैंजीज यूज़ करते हैं लाफ्टर का अपने सोशल लुब्रिकेंट के लिए। सोशल लुब्रिकेंट्स इन द सेंस कि आप सोशल गैदरिंग में एक ईज़ और एक अच्छा इन्वायरमेंट फील कर पाओ, तो उस लाफ्टर का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि चिंपैंजीज जो है अपने 2 घंटे आउट ऑफ 12 आवर्स, है ना, सोशल ग्रूमिंग में यूज़ करते हैं। तो हमें ये इस आर्टिकल में एक चीज़ ये बताई जा रही है कि हम किस तरह से, हमें भी अपना जो सोशल बॉन्ड है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। पीपल्स का जो इन्होंने बता रखा है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट इतनी है, 300 से लेके 600 1500 इंडिविजुअल तक हम अपनी लाइफ में याद रख पाते हैं अच्छे से, ठीक है। और लेकिन आगे आर्टिकल में ये बताया है कि हमारी सोशल बॉन्डिंग उतनी खास कर अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो हम सोलो परसूट में लगे, तो हमारी हंसी भी सोलो है, हम रील्स वगैरह देख के, है ना, छोटा मोटा, या फिर देखिए लाफ अलोन किटन वीडियोस वगैरह के मजाक में इन्होंने बता रखी है चीज़, ठीक है। तो इंटरपर्सनल जो हमारा है जो बॉन्ड, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है, ओके। तो ये बात कर रहे हैं कि एक तरह से उस सोशल बॉन्ड को अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो ऑक्सीटोसिन लेवल हमारा बहुत अच्छे से हाई हो सकता है, हमारी हेल्थ बेनिफिशियल्स भी है उससे काफ़ी, ओके। और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल्स का लेवल भी डाउन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आर्टिकल में वही बात है। उसके बाद हम आगे आर्टिकल देखेंगे एक और, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है करने का। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होने जा रहा है मंडे से, 6 दिन का इवेंट होगा ये। इसमें पीवीटीज कम्युनिटीज़ है आपकी वेस्ट बंगाल की, लोधा और टोटो, उनकी लैंग्वेजेस को भी प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। वो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है, तो उसमें 40-40 दोनों लैंग्वेजेस से मतलब पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट और यूनेस्को का ये इनिशिएटिव्स है, ओके। और पीवीटीजीज है आपकी टोटो और लोधा। और इन्होंने बताया है कि बंगाल में 3 और ऐसी पीवीटीजीज है। तो पीवीटीजीज के बारे में मैंने यहाँ पे डाला है, एक बार अच्छे से देख लो इसको। 75 पीवीटीजीज हैं, 705 आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, 2011 सेंसस।
क्राइटेरिया क्या है पीवीटीजीज का? प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइनिंग एंड स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या तो रुक चुकी है या डिक्लाइन कर रही है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो रीजन, ओके, और लिटरेसी नहीं उन लोगों के बीच में। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी भी वो एग्रीकल्चर से पुरानी वाली टेक्नोलॉजी जैसे हंटर गैदरिंग यूज़ कर रहे हैं, ओके। देबार कम्युनिटी पीवीटीजी से रिलेटेड 1973 2006 में ये पीवीटीजीज मतलब एक टर्म यूज़ हुई थी। फिर आप इसमें आर्टिकल में मतलब सॉरी मेरी इसमें आप देख सकते हैं सभी ट्राइब्स जो पीवीटीज हैं पूरे 75। अब वेस्ट बंगाल का पर्टिकुलर आप याद रखो, न्यूज़ में है तो फिर आ सकता है बिरहोर, लोधा एंड टोटोज, ओके। तो ये आर्टिकल भी हो गया आपका। उसके बाद हम अगले आर्टिकल में आते हैं, द साउथ हेड सेंटर। अब आपको पता है कि बेलम जो है आपका ब्राज़ील में, ये आपका एक तरह से यहाँ पे COP UNFCCC ठीक है, उसकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30। ये कहाँ हो रही है? ब्राज़ील में, ठीक है। और ये इन्होंने बात ये बताई है कि जो ये रीजन है ये अमेज़ोन फॉरेस्ट के अंडर आता है एक तरह से रीजन, ठीक है। यहाँ पे दुनिया भर के लीडर, साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, डिप्लोमेट्स एंड फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट हैविंग बीन फ्लाइंग इनटू दिस सिटी, डेलीगेट्स फ्रॉम अबाउट 200 कंट्रीज। अभी ये लोग मिलना शुरू हो गए यहाँ पे, अभी काफ़ी दिन से चल भी पड़ी है, ठीक है। फर्स्ट वीक में मेजर डेडलॉक्स जो थे वो अनरिजॉल्व रहे, अभी तक उन्हें सॉल्व नहीं कर पाया। COP29 हुई थी हमारी बाकू अजरबैजान में, ठीक है। वहाँ पे बात हुई थी कि 300 बिलियन एनुअली टू डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ देगी डेवलपिंग के लिए बाई 2025। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रिच कंट्रीज़ अपने फीट्स ड्रैग कर रही है, वहाँ से पीछे हट रहे अपने वादों से, ओके। लेकिन ग्लोबल साउथ है वो स्टेप इन कर रहा है, वो खुद से इस चीज़ को इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज़ का, वो अब उनके ग्लोबल नॉर्थ के सहारे नहीं रह रहा है, ओके। तो उसके बाद आर्टिकल में बोला है कि US जो है एक तरह से हिस्टोरिकली द बिगेस्ट एमिटर, ठीक है, क्विट पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट भी क्विट कर दिया। यूरोप इज़ प्रेजेंट बट डिवाइडेड विद 2040 टारगेट, वो भी इनके कुछ इतने रियलिस्टिक टारगेट है नहीं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन एक साइड और US एक साइड, ये दो जो मेन प्रोपोनेंट है पॉल्यूशन एमिशन के भी, ये लोग तो अपने मतलब ये साइड में आ रहे हैं। तो अभी इनिशिएटिव किसको लेना है? सिर्फ ये ग्लोबल साउथ, ठीक है। इंडिया भी उसमें एक अच्छा पार्ट प्ले कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बेलम में हो रही है तो ब्राज़ील का पूरा है उसमें, ओके, होस्ट कंट्री है जैसे कि। अब कुछ इसमें चीज़ें हैं कि बेलम हेल्थ एक्शन प्लान है, ये क्या करेगा? क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करेगा। ग्रीन एजुकेशन, इसमें क्या बोला है इन्होंने कि टीचर्स और स्टूडेंट को अपनी सोसाइटीज़ को किस तरह से प्रिपेयर करना है क्लाइमेट चेंज को एक तरह से टैकल करने के लिए, वो है इंपॉर्टेंट। फिर आगे है बेलम डेक्लेरेशन फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें क्या है? ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन को इन्होंने प्रमोट करना है। और न्यू ग्रीन इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब इन्होंने ग्रीनरी और इकोनॉमी, एनवायरमेंट और इकोनॉमी को बैलेंस तरीके से आगे लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लेना एक बार। और सबसे लास्ट में आर्टिकल TB से रिलेटेड है। तो TB से रिलेटेड आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 को पब्लिश किया, जिसमें बताया गया ओवर 12 लाख, ठीक है, जो है। एक तो इन्होंने बताया कि TB जो अभी भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शन है, इसने 12 लाख डेथ्स, मतलब लास्ट ईयर की बात है, 12 लाख डेथ और 1.07 CR मतलब करोड़ इतने लोग अभी तक अफेक्ट है इस चीज़ से, ठीक है। अब देखिए विच कंट्रीज हैव हैवी डिजीज लोड, तो इन्होंने बोला कि 87 ऑफ द वर्ल्ड्स TB पेशेंट कहाँ है? 30 कंट्रीज़ में लाई कर रहे हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा, फिर इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, DRC कॉन्गो, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद यह कि प्रोग्रेस इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इनोवेशन अभी भी मतलब मेजर की जा सकती है, लेकिन चैलेंजेस अभी क्या क्या है? फंडिंग एंड इक्विटेबल एक्सेस के अभी भी है इशू, है ना। बेशक प्रोग्रेस हो चुकी है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इनोवेशन में, फिर भी फंडिंग और इक्विटेबल एक्सेस के प्रॉब्लम अभी भी है इस चीज़ में। और इसके बाद है व्हाट डज रिपोर्ट स्टेट अबाउट इंडिया। इंडिया में इन्होंने बात किया कि वैसे तो 21% ड्रॉप आया है TB केसेस में, 237 पर लैख था 2015 में पर लैख, ओके, अब हो गया है 187 पर लैख पॉपुलेशन 2024 में। उसके बाद है कि जो ट्रीटमेंट कवरेज है वो 92% हुआ है, मतलब 92% लोग ज़्यादा हुए हैं ट्रीटमेंट जो ले पा रहे हैं, ओके। हाईएस्ट नंबर TB के यूपी में है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, ओके। दिल्ली में TB इन्फेक्शन प्रेवलेंस रेट ज़्यादा है, लेकिन इनमें जो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें टर्म ऑफ केसेस नंबर्स, केसेस कितने ज़्यादा हैं और प्रेवलेंट कहाँ ज़्यादा है? दिल्ली में, ओके।
उसके बाद देखो व्हाट आर चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है। अब देखिए प्रोग्राम जो था 2022 में 2020 में सॉरी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसका नेम चेंज करके नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया। ठीक है, इनका टारगेट था कि टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, लेकिन और ये हमें करना था 5 साल पहले, जो ग्लोबल टारगेट है 2030, लेकिन हम इसमें हम फेल हो गए, हमने मिस कर दिया ये टारगेट। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि हाइयर बर्डन अभी भी है हमारे यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का, वीक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल एरियाज़ में दिक्कत है, डिस्पैरिटीज़ है, सोशियो इकोनॉमिक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की अभी भी दिक्कत है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस है, और स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट मतलब कि जो सेंटर्स की जो ये एजेंसीज है जो इस चीज़ को आगे मतलब सेल करती है, वहाँ पे ये स्टॉक ख़त्म हो चुका है, तो वो भी दिक्कत है। फिर इन्होंने बताया कि एक आर्टिकल आया था जिसमें बात हुई थी स्टॉक आउट ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स, है ना। इन्होंने बोला था कि हम लूज़ कर रहे हैं ये जो गेन्स अचीव्ड हमें करने हैं 2022 और 3 तक, ये इसमें सेवरल प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई थी, कुछ प्रॉब्लम्स जो दिक्कत कर रही है क्या टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम को। देखिए आर्टिकल भी आ चुका है इसके ऊपर। फिर उन्होंने आगे कहा है कि इंडिया किस तरह से नंबर्स को कम किया है इंडिया ने, टीबी के नंबर्स जो है डेथ्स और ये। तो इन्होंने कहा है कि जो हमने एग्रेसिवली वर्क किया है टीबी एलिमिनेशन, सबसे पहले इन्होंने बताया एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब एक तरह से कि कितने केसेस उसको चेक करने के लिए स्क्रीन करना, सबसे पहले पेशेंट्स कितने हैं इसके। ठीक है, डायग्नोसिस वगैरह। ओके, और फिर देखिए लार्जेस्ट टीबी लेबोरेटरी नेटवर्क इन द वर्ल्ड इंडिया का ही है। ठीक है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लेबोरेटरीज़ में अच्छा इन्वेस्ट किया, कम्युनिटी स्क्रीनिंग एफर्ट्स भी हुए, है ना। 500 एआई का यूज़ हुआ, चेस्ट एक्सरे यूनिट्स सेटअप की गई अक्रॉस द कंट्री, 1500 मशीन्स डिलीवर की गई स्टेट्स और यूटीज़ को, आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1.78 लाख अक्रॉस द कंट्री, है ना। इस प्रोग्राम से भी काफ़ी क्लोज़र हम गए कम्युनिटीज़ के, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ अच्छे से। फिर उन्होंने बताया आगे कि मिनिस्टर ने किस तरह से एक्सपांड किया न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइडेड टीबी पेशेंट्स को, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दिए गए। निक्षय पोषण योजना जो है उसमें 500 से 1000 कर दिया गया पर मंथ पेशेंट, जो मतलब कवरेज है एक तरह से, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ाया गया और एक तरह से 500 से 1000 कर दिया गया पर मंथ उनको जो देना है टीबी पेशेंट्स को। आशा वर्कर ने भी इसमें काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। अब ग्लोबल ट्रेंड की बात हुई है लास्ट में 2023-24 में, जो पीपल फीलिंग इल विद टीबी, मतलब फॉलिंग इल विद टीबी, वो डिक्लाइन हुए 2% से। डेथ फ्रॉम टीबी फेल बाई 3%, मतलब जो बंदे इसमें बीमार पड़ रहे हैं वो 2% से कम हुए हैं, जो मर रहे हैं वो 3% से कम हुए हैं। ठीक है, और इस हिसाब से देखा जाए तो हमने 8.3 करोड़ लाइफ्स को सेव किया है सिंस 2000 से। ओके, ग्लोबल फंडिंग का जो इशू है वो अभी भी है। ठीक है, 2024 में 5.9 बिलियन डॉलर्स यूज़ हुए हैं प्रिवेंशन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में, जो कि 1/4 है किसका, 22 बिलियन का टारगेट था, एनुअल टारगेट सेट फॉर 2027। ये भी हम यहाँ पे भी हम पीछे रह गए। ओके, और टीवी रिसर्च में देखिए इन्वेस्टमेंट कितना कम है, ओनली 1.2 बिलियन इन 2023, 24% ऑफ द टारगेट। ओके, ये भी 1/4 ही समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट वर इन डेवलपमेंट एंड 29 ड्रग्स वर इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ये भी है। तो खास आजकल यही आज के यही आर्टिकल थे, थोड़ा लेट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव सम कंप्लेंट्स गिव मी सम कमेंट्स, आई विल वर्क ऑन योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ